नमस्कार दोस्तों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। आज के इस कार्यक्रम में हमने इस कार्यक्रम में यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है गुरुग्राम से सुपरिचित कवि साहित्यकार, रंगकर्मी और अभिनेता श्री दिनेश अग्रवाल को। श्री दिनेश अग्रवाल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर हम उनकी कविताएं सुनेंगे। कविताएं सुनने के बहाने फिर हम उनके व्यक्तित्व पर जो विशेष रूप से उनका रंगकर्मी के रूप में योगदान है और साथ में उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण नाटकों में अभिनय भी किया है, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए अब हम गुरुग्राम से इस मंच पर जोड़ते हैं सुपरिचित कवि साहित्यकार, रंगकर्मी और अभिनेता श्री दिनेश अग्रवाल को। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका स्वागत है इस मंच पर। हमने कार्यक्रम आरंभ किया, डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से, मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी और मित्र हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव हो रहा है कि आज आप उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर उपस्थित हैं। हम आपके बहुमुखी व्यक्तित्व पर बातचीत करेंगे। आप केवल कवि नहीं है, साहित्यकार नहीं, बल्कि साथ में आप एक अच्छे नाट्यकर्मी भी हैं और उससे भी ऊपर बढ़कर बात यह है कि आप एक अच्छे अभिनेता भी हैं। तो आपसे हम आज के इस कार्यक्रम में बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन शुरू में आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया लोगों से जुड़ने के लिए। मैं अपने बारे में अगर कहूं तो बहुत समय तक एक बड़ा अंतराल रहा मेरे सृजन कार्य में। थिएटर भी छूट गया था, लिखना भी छूट गया था एक समय, रोजी रोटी की भागदौड़ में। ये कुछ पिछले 3-4-5 वर्षों से मैं सक्रिय हुआ हूँ। मैंने पूरा समय थिएटर को और लिखने को दिया। मैं 2021 में 21 दिसंबर तक मैं अमेठी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता था और उसके बाद वो कोविड का पीरियड, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। फिर वहाँ जाने का सिलसिला शुरू होने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब ये जीवन के इस हिस्से में मुझे अपना सारा समय उसको देना चाहिए जो चीज़ें बहुत पहले छूट गई थी। क्या बात है। अभी मधुर कुलश्रेष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अब मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, आज के हमारे अतिथि हैं श्री दिनेश अग्रवाल। कविता के बहाने में हमारे साथ आज उपस्थित हैं। योगेश त्रिपाठी जी आजकल पुणे में हैं, बहुत अच्छे नाट्यकर्मी हैं, नाटककार हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे परम मित्र हैं और उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। मैं मित्रों आपको ये बताना चाहूंगा कि दिनेश अग्रवाल जी रंगकर्मी के साथ साथ बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं और शिक्षक भी हैं और कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां, आपकी कविताएं, नाट्य समीक्षाएं, नाटक इत्यादि प्रकाशित लगातार हो रहे हैं और 40 वर्षों का आपका अनुभव है अंग्रेजी में अध्यापन का और उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। विश्वविद्यालय में उपन्यास आपका किस ठाव चले बहुत ही प्रचलित रहा। सिंधु घाटी सभ्यता की गाथा पर अंग्रेजी उपन्यास वूल सीज द टाउन, ये उपन्यास आपका है, इसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और आपका बहुत अच्छा जो जीवन का पक्ष है वो है आप भ्रमण के शौकीन हैं, आप बहुत भ्रमण करना चाहते हैं। इस बीच में प्रगति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई है जोधपुर से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भारत दास जी बहुत अच्छे, आप भी कवि हैं, साहित्यकार हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी
आप भी जुड़ गए हैं। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। आज के हमारे मेहमान हैं दिनेश अग्रवाल जी। मैं ये चाहता हूं दिनेश जी, क्योंकि कविता के बहाने कार्यक्रम है, क्यों ना आज का कार्यक्रम हम आपकी एक कविता से शुरू करें। उसके जी बाद फिर हम अ, आपसे निरंतर बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहले जी आप हमें एक कविता सुनाइए आप। जी जरूर। ये एक छोटी कविता है और शीर्षक है कविता। क्या बात अर्थों के तेजाब से फूटा है एक शब्द, जली हुई त्वचा के फफोलों सा, कोपल सा, शोर के धुएं के पीछे दिए सा, कि तेजाब गला दे इससे पहले कि कोपल कांटों में बदले, कि धुआं और गहराए सहेज ले यह शब्द। क्या बात है, क्या बात है। ये छोटी सी कविता है। छोटी क्या सी बात है। कविता के बारे में जो मेरी समझ है। जी जी। तो हम आपकी कविताओं के माध्यम से आपके पूरे व्यक्तित्व पर बात करेंगे। इस बीच में बसंत परिहार जी, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत हमारे वरिष्ठ साहित्यकार मित्र हैं। कई कई वर्षों से आप इनके नाम से परिचित होंगे। जी बहुत ही लगातार निरंतर साहित्य की सेवा करते रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार सरोजिनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ में भानु प्रकाश रघुवंशी अशोकनगर मध्य प्रदेश से बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं आज के काव्य संसार में, काव्य जगत में। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है और आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो दिनेश जी, कहाँ से आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी? शुरुआती दिनों को याद करिए। मैंने शुरुआत तो बिहार के एक छोटे शहर से की थी, जो नेपाल की तराई में करीब करीब है, बेतिया। हाँ। तो वहाँ मेरी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा हुई। और वहाँ मैं बहुत सक्रिय था छात्र जीवन में, नाटकों में और लेखन में। तो मैं शायद 10वीं 11वीं कक्षा में था, तो मेरे कुछ नाटक अखबारों में छपे थे, वहाँ के जो पटना के मुख्य अखबार हैं। तो उसके बाद मैंने नाटक किए, और मेरा एक नाटक उर्दू के प्रोफेसर थे वहाँ कॉलेज में, उनके निर्देशन में मेरा एक पहला नाटक वहाँ खेला गया था। तो मेरा जीवन जो था वो संघर्ष तो थे जीवन में, और उस संघर्षों में लेकिन ये एक बहुत हमें एक चीज़ मिली थी, कला की और साहित्य की, जिससे एक दिशा मिली। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय हुआ करता था, अब उसको बोलते हैं ये जो हमारे अंबेडकर जी हैं उनके नाम पर अब हो गया है वो विश्वविद्यालय। उसके बाद मैं दिल्ली आया। 82 में मैं दिल्ली आ गया, 82 में। और तब से मैं यहाँ हूँ और शिक्षण कर रहा हूँ, अंग्रेजी अध्यापन में लगा हूँ। दिल्ली आने का कोई विशेष कारण रहा आपको? दिल्ली तो मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था कि चलाऊं, ताकि मुझे रंगमंच मिल जाए यहाँ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए मैंने कोशिश की थी 75 में, 75 में। कोशिश ही की थी, मतलब मैं काफ़ी हमेशा लेट हो जाया करता था आने में। तो वो तो एक ललक हमेशा मन में बनी रही कि दिल्ली चल के कुछ किया जाए, कुछ थिएटर हो, कुछ ऐसा माहौल मिले। तो यही वजह थी दिल्ली आने की। तो फिर दिल्ली में हमने कविताओं की तरफ कब आपका रुझान हुआ? कविताएं कल्चर तो क्या ये मैं बाद बाद का आपका रहा है, या शुरू अब तो आपके नाटकों से हुआ? हाँ जी। हाँ, कविता तो शुरू से लगाव तो था ही, लेकिन कहानियों से और नाटक से मेरा लेखन शुरू हुआ, और कविताएं बाद में आईं। और बहुत छिटपुट लिखा मैंने, मतलब 90 के दशक में कुछ कविताएं लिख ली। फिर 2010 के बाद कुछ कविताएं 11-12 में लिख ली। वो बड़ा छिटपुट चला। कहानियां मैं थोड़ा लिखता रहा, और नाटक भी कुछ लिखे, कुछ किए, कॉरपोरेट ऑफिसेज में भी कभी
कभी करने का मौका मिला तो वहाँ भी किया मैंने, लेकिन इतना समय नहीं कभी मिल पाया। मैंने एक बार जॉय माइकल हैं, बहुत प्रसिद्ध नाट्यकर्मी थी, अब तो नहीं रही, तो वो प्रिंसिपल भी थी सेंट थॉमस स्कूल की, और यात्रिक एक संस्था चलती थी, तो उनके साथ मैंने कुछ समय काम किया था एक बार। तो इस तरह कभी कभी कोई मौका मिल जाता था तो मैं करता था, और फिर अध्यापन ही मेरा मुख्य पेशा, मतलब काम वही रह गया था। लिखने का बहुत कम। 15 के बाद मैं लगातार लिखने लग गया। मेरा एक उपन्यास अंग्रेजी का पहले पहले आया, फिर 2018 में मेरा फिर एक हिंदी वाला उपन्यास आया, अब किस ठाव चले रविकांत, और ये लिखने का सिलसिला तब चल पड़ा मेरा 18 के बाद से। एक नाटक छपा बया में, और कुछ नाटक मैंने किए कई जगहों पर, और रिपीट परफॉर्मेंस भी हुई मेरे लिखे नाटकों की, लेकिन समय का बड़ा अभाव रहा। तो अब समझिए 21 से जब मैंने अवकाश ले लिया है, तो मेरा पूरा समय अब लिखने पढ़ने और इनमें जा रहा है। ये अंग्रेजी मेरे में अध्यापन का कार्य विश्वविद्यालय में जो रहा, दिल्ली में रहा होगा, जी तो इसका मतलब कि आपकी जो शिक्षा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी इंग्लिश में। भाषा में किया होगा, जी तो जी जी क्या अनुभव है उस दौर का आपका? और समय मिल हालांकि तो समय मिलना चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे अंग्रेजी भाषा, और स्वाभाविक है कि अंग्रेजी भाषा के नाटक, हम्म, कविताएं या साहित्य आपको बहुत प्रचुर मात्रा में पढ़ने को मिला होगा। जी जी, वो मौका मिला पढ़ने का और पढ़ाने का। शेक्सपियर को मैंने बहुत पढ़ाया, और कभी कभी हम लोग विश्वविद्यालय में कक्षा में ही प्रयोग कर लिया करते थे नाटक पढ़ाने के दौरान। लेकिन ये करना कि मंडी हाउस जाएं या कहीं रिहर्सल की जगह पे जाएं, दिल्ली जैसी जगह में पढ़ाने के पहले तो समय नहीं है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय से निकले और फिर जाए, तो वो इतना टायरसम हो जाता था कि किया मैंने कई बार किया, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद लगता था कि ये मतलब सस्टेनेबल नहीं है कि आप जाइए फिर दूसरे दिन सुबह फिर विश्वविद्यालय जाइए, पूरे दिन फिर काम कीजिए और फिर शाम को। हमारा ऐसा नहीं था प्राइवेट विश्वविद्यालय में कि हम 2 क्लास लें और घर चले जाए, तो इसलिए इतना मौका उस समय नहीं मिल पाया। तो खैर, विश्वविद्यालय में बैठ के जो समय था। आपके नाटककार के रूप में बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन जी मैं पुनः कविताओं की तरफ आना चाहता हूँ। जी जी तो आप मुख्य रूप से किस कवि से ज्यादा प्रभावित रहे उस समय? क्योंकि आपका तो चूंकि कहानी लेखन में भी, जी, उपन्यास लेखन में भी आपका कार्य चलता रहा, लेकिन कविताएं किस रूप से आपको, किन की कविताएं ज्यादा प्रभावित कर गई? मुझे मुक्तिबोध सबसे ज़्यादा प्रभावित करते थे, जब से हम पढ़ते थे तभी से। और अब तक मुझे लगता है कि मुक्तिबोध मतलब बहुत ईमानदार कवि हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ कही हैं। तो अभी तो मैं उनको पसंद करता हूँ, मुक्तिबोध सबसे ज़्यादा। उसके बाद मैंने रघुवीर सहाय को भी पसंद किया उनकी व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए, हंसो क्या हंसो बात जल्दी हंसो वगैरह। तो रघुवीर सहाय मुझे बहुत अच्छे लगते रहे। तो इस तरह कई कवि, मतलब छिटपुट कविताएं पढ़ी मैंने सबकी। रामधारी सिंह दिनकर जब मैं स्कूल में था उस समय, रश्मि रथी वगैरह, तो वो हम्म। सब हम लोग गाया करते थे कभी। तो अज्ञे एक टाइम ऐसा था जब मैं छात्र जीवन जब बीए में कर रहा था, तो मैं अज्ञे से इतना प्रभावित था कि मैंने अपना नाम रखा था परिज्ञ। और मुझे जो पुराने मित्र मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा दिनेश अग्रवाल, फिर बहुत देर के बाद उनको ख्याल आता है, अरे तुम वही तो नहीं हो भाई जो परिज्ञ हुआ करते थे। लेकिन वो फिर हमारे मित्रों ने एमए में आने के बाद उन्होंने वो थोड़ी प्रगतिशील विचारधारा के लोग
और एक जानते हैं टकराव था, तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि ये नाम बड़ा राइमिंग सा है उनके साथ, तो फिर मैंने उसको सीधा अग्रवाल पे तो आ गया मैं। उस समय जो आप इतने वरिष्ठ और जो जाने माने कवि साहित्यकार हुआ करते थे, लगातार आपकी उनके साथ परिचर्चाएं होती रहती थी, आप जी कविताओं पर निश्चित रूप से बात करते रहते होंगे और कई कार्यक्रमों में उनके साथ साक्षात्कार होता होगा। जी। तो उस समय को थोड़ा-सा याद करिए, कितना सुखद रहा होगा आपके लिए और आपके जीवन के लिए, आपके साहित्य लेखन के लिए। तो जी मतलब जब हम वात्स्यायन जी जैसे, या आपने अन्य कवियों का नाम ले लिया, विश्व प्रभाकर जी उन दिनों हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा वो जी। गद्य लेखन में ही उनका था मुख्य रूप से, तो उनसे भी हम्म। मुलाकात होती रहती थी, तो कैसा आप अनुभव करते थे उन दिनों? जब मैं पढ़ता था तो उस समय हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे, जिसमें एक पंकज सिंह थे, कवि थे, और हमारे से सीनियर थे, वो अब तो नहीं रहे। तो वो बहुत ही हम लोगों की घनिष्ठता होती थी, और हम लोग घंटों, कई बार रात रात भर हम लोग कविता पाठ किया करते थे, गायन चलता था। मदन कश्यप हुआ करते थे हमारे साथ, एक हुँ। सुरेश शर्मा हुआ करते थे। तो हम जी, लोगों जी। का एक एक दल सा था। एक विजयकांत हुआ करते थे, जो कहानीकार भी थे और पत्रिका पुरुष नाम से निकालते थे। तो हम लोग शाम को अक्सर मिला करते थे। एक मुजफ्फरपुर में एक राजेंद्र टी स्टॉल होता था, तो हर शाम को हम लोग वहाँ जमा होते थे और वहाँ हमारी गोष्ठी लगती थी, और हम लोग प्रगतिशील विचार पर बड़ा मंथन चलता था उस समय। वही समय था कि जब मैं पहली बार वामपंथी विचारधारा से जुड़ा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। और वो अब वो तो नहीं है, वो विचारधारा और वो सब चीजें, लेकिन उसका एक प्रभाव मन पर अभी तक है। वो ये है कि इस जीवन में जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है, जो जो बिल्कुल ही हाशिए पर आदमी है और बहुत बड़ी तादाद में है, उसके लिए हमारी एक जिम्मेदारी होती है, खासकर एक लेखक की और कवि की। मैं इस चीज को अभी तक बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ, और मेरी ये कोशिश, मेरे नाटक में भी आपने देखा होगा कि एक दृश्य में, एक ऐसे ही जिसमें मैंने अभिनय किया है, पांचवा दृश्य है, तो उसमें भी मैंने ये कोशिश की है कि उस वर्ग की तकलीफ को सामने लाया जाए, उसके लिए संवेदना पैदा की जाए। तो तो ये क्यों मेरा। ना एक कविता आपसे हो जाए, फिर आपके नाटकों के बारे में बहुत बात करनी है, और अच्छा। कई अच्छे नाटक आपने लिखे भी हैं, उनमें अभिनय भी किया है। तो कुछ थोड़ा छुटपुट रूप से हम आपसे सुनना चाहेंगे, लेकिन पहले एक कविता सुनाइए आप। जी जरूर। ये है एक कविता, क्योंकि प्रेम है सतत। क्या बात है। प्रेम प्रेम करने की उम्र नहीं होती, न कभी गुजरता है प्रेम पत्र के गलने से, न मरता है शहंशाह और सल्तनत के नष्ट होने से। पत्थरों के गलने, नदियों के जमने से, जब एक तिनका भी जंगल में न बचे, आकाश से उल्काएं जब पृथ्वी को जलाने पर हुआ आमादा, सितारे भी टूटकर फिर न बन पाए, तब भी धड़केगा एक दिल और फूटेगा एक कोपल, लहलहाएगा फिर एक जंगल, समंदर तिर्फ तब फिर लहकेगा, आकाश तारों से महकेगा, क्योंकि प्रेम की कोई मियाद नहीं होती। वाह, लड़ क्या चुके बात। हों आखिरी युद्ध भी जमी और आसमां, मिस्र रोम यूना हिंद चीन के मलबों तले दब मरी हो संस्कृतियां, हजार बरस यूरेनियम के विकिरण के गुंजल्क में दबोची धरा घुट मरी हो। प्रेम का एक बीज उड़ता हुआ आसमानों से, मिट्टी के कोख पा जाए, उपजे पौध, असीम आह्लादित जागृत हो दिशाएं, मनुष्य स्वयं मनुष्य के बाल पर तिलक लगाए, क्योंकि प्रेम की मृत्यु लिख ले, ऐसी नियति बनी नहीं, क्योंकि अंत में सिर्फ प्रेम ही बचता है। सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, बच रहता है जंगल के झुरमुटों में,
प्रेमरत आदि मानव, क्योंकि प्रेम है सतत अनवरत। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जीवन में बहुत बड़ी शक्ति जो है, संबल जो है, आधार जी जो है, और जीवन की जो मूल आत्मा है, वो तो प्रेम ही है। प्रेम में सब कुछ निहित है ना। अब उसमें निस्वार्थता भी है, जो शुद्ध प्रेम के रूप में जिसको हम मानते हैं। तो जहां पर स्वार्थ नहीं है, जहां पर कोई हिंसा नहीं है, जहां पर कोई बैर नहीं है, तो वहां पर एक सशक्त हथियार के रूप में आपके सामने अगर या शक्ति के रूप में हम कहें प्रेम है, तो वही जीवन को एक सशक्त दिशा की ओर, सही दिशा की ओर ले जाता है। क्या बात है। इस बीच में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा दिनेश जी। जी विकेश निझावन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। युवराज शर्मा जी गुरुग्राम से ही जुड़े हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्देश निधि जी आपका कार्यक्रम देख रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। प्रगति गुप्ता जी लगातार जुड़ी हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़े हैं। और इस तरह से कुमार अशोक सराफ साहब, ये कश्मीर से हैं लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं कश्मीरी भाषा के, उर्दू में भी लिखते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो मेरा निवेदन है, बाद में जब कार्यक्रम के समापन के बाद आप इनकी कमेंट्स पढ़िए, उसका जवाब दे दीजिए आप। तो इस तरह से फिर आप क्या समझते हैं कि आपने तो, चूंकि आप कथाकार भी हैं, कहानियां भी हैं, लिखी है आपने, और उपन्यास भी लिखा है, तो आप किस, सुमति सक्सेना लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई। सुमति जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो आपको, एक तो कहते हैं कि आप इस विधा में लिखने में सहज हैं, दूसरा यह है कि आप अपने आप को ज्यादा शक्ति उसमें महसूस करते हैं कि उसी विधा के माध्यम से आप अपनी बात सही तरीके से कह सकते हैं। क्या लगा आपको एक साहित्यकार के रूप में? कहानियां भी लिखी मैंने और कविता भी लिखी हैं, लेकिन नाटक जिस तरह से मैं लिख पाता हूँ और उसमें अपनी बात कह पाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी वो विधा है। मुझे नाटक में ही ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है आगे। कहानी भी मैं लिखता हूँ और वो सब जीवन के कुछ ऐसे पल होते हैं जिस समय आप सिर्फ कहानी ही सोच पाते हैं। कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ ब्यौरे और कुछ थीम ऐसे होते हैं कि आप सोचते हैं कि कहानी ही में उनको कहा जा सकता है। और कई बार कविताओं का होता है कि जब आपको कुछ सूक्ष्म और अमूर्त आपके अंदर चल रहा हो, तो वो छटपटाता है व्यक्ति के लिए, तब कविताएं लिखी जाती हैं। नाटक में मुझे लगता है कि मुझे कहानी और कविता दोनों का रस मिलता है, तो मैं नाटकों को ही अपनी मुख्य विधा मानता हूँ। क्या बात है। लेकिन इस बीच में युवराज शर्मा जी, जो स्वयं एक अच्छे जी कवि भी हैं और साथ में मुख्य रूप से आप नाटककार भी हैं, आपको जानते होंगे आप जी युवराज शर्मा जी बिल्कुल, को, नमस्कार, नाटककार भी उनका हैं। नमस्कार। उन्होंने एक उन्होंने लिखा है, एक सवाल है दोनों मित्रों से, आपको इस दौर में कविता के प्रति नौजवानों की रुचि बढ़ती महसूस हुई है क्या? इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, मैं ऐसे कहूँगा कि जो गंभीर कविता है उसमें तो आमतौर पे नौजवानों को दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन आजकल कुछ फेसबुक पे और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की कविताएं चलती हैं, थोड़ी शेर व शायरी, वो सब चीज़ें, उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत युवा लोग आए हैं, अब आने लग गए हैं। लेकिन अगर आप प्रतिशत के लिहाज से देखें तो मैं कहूँगा शायद 1 से 5% ही लोग हैं युवाओं में जिनको कविता में दिलचस्पी होगी। कविता कोई ऐसी विधा युवाओं के लिए मुझे नहीं लगता है कि है। और कुछ गिने चुने लोग हैं जो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कविता लिख रहे हैं और बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं।
लेकिन वो बहुत नगण्य है। अगर एक युवा वर्ग की बात करें, पूरे वर्ग की, तो उसमें उनकी संख्या बहुत छोटी है। तो क्या, देखिए, कविता को भी, इस विधा को भी आगे जीवित रहना है। और जैसे आपने गंभीर कविता की ओर संकेत किया है, तो गंभीर कविता का मैं यही आशय समझ पाया कि कविता जो जीवन से जुड़ी हो, जो जी जीवन की वेदना और संवेदना से सरोकार रखती हो, और कविता की जो मूल भावना है वो केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि कई जो जीवन के अलग अलग पक्ष हैं, जीवन की जो अलग अलग कठिनाइयां हैं, या मैं ये जी कहूं कि जीवन के अलग अलग जो रूप है उसको अ, अभिव्यक्ति का माध्यम एक कविता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बाकी आपने कहा कि शेर व शायरी और कुछ तुक्केबाजी आजकल के सोशल मीडिया पर बहुत हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गंभीर कविता की ओर युवा पीढ़ी को आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये देखा अक्सर दिनेश जी कि कुछ कविताएं स्टेटमेंट के रूप में आती है, बिल्कुल ए टू जेड, जो सपाट सपाट बयानबाजी है, जिसमें जिसको कविता का गांधीर्य जिसको आप कहते हैं ना, वो नहीं होता है, या कविता का जो हुनर होता है, उसका जो जी शिल्प होता है, वो मिसिंग होता है। बस आप जैसे एक कहानी को टुकड़ों में नीचे ऊपर नीचे लिखते हैं तो कहते हैं ये कविता है। तो इसीलिए युवराज जी का ये प्रश्न बहुत ही सार्थक था कि युवा पीढ़ी को भी कविता की ओर ज्यादा अग्रसर होना चाहिए, उनको भी इसमें अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए। इस बीच में अनदा पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमेशा मेरे पटल पर आती है। इस समय वहाँ प्रातःकाल होगा, नींद से उठते ही उन्होंने फेसबुक पे ये कार्यक्रम देखना शुरू किया होगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उपासना दीक्षित जी भी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, वो भी हमारे मंच के साथ। वीरेंद्र सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ गए हैं। तो ये तक कविता पर हम दिनेश जी बातचीत जारी रखेंगे। मैं चाहता हूं कि अब हम आपके नाटकों पर कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कविता और हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। अनिता जी कह एक रही थी बहुत चाय पीकर अभी भी आई हूं। अच्छा। वो जिसको मॉर्निंग टी कहते हैं। जी जी। एक कविता बहुत पुरानी कविता है, जो शायद सर मैंने ये ना 90 के कहिए दशक पुरानी नहीं, मेरे हिसाब से हर कविता की कविता कविता होती है। नहीं होती है अपने इसमें, या और मुझे नहीं लगी, मैंने निकाली तो मुझे लगा कि ये पढ़ी जा देखिए सकती है। देखिए, अगर मैंने नहीं सुनी तो मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक कह आपके रहे लिए हैं। तो पुरानी हो सकती है। कई मित्रों ने नहीं सुनी होगी तो उनके लिए कविता नहीं है। जी। जी सुनाइए। कविता का शीर्षक है कि बचा है बच्चा अभी, कि बचा है बच्चा अभी। क्या बात है। एक एक निश्चल विश्वास, हवा में उछाल दो, हवा में उछाल दो तो किलक पड़ता है, और क्या किलक बात। पड़ता है बिल्ली और बाघ को देख एक सा, भय के ज्ञान से अबोध अभी, कि बचा है बच्चा अभी। खुश है जो भी हाथ में आया अभी, कंचा या पत्थर, चप्पा या फूल, टहनी या टूटा खिलौना, लटकने को खंभा या बरगद की जड़ें। खुश है बच्चा अपने वर्तमान में, क्या बात है। खुश है बच्चा अपने वर्तमान में। न हो खिलौने, न हो गुड़िया, झूले न हो, बगिया भी नहीं, न घरौंदे न पहियों की गाड़ी, बेखबर क्या नहीं है, रच लेता है सपनों का एक संसार। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर प्यार कविता। ही रहता है बच्चा अभी, प्यार ही रहता है बच्चा अभी, लहर पानी में शाखाओं सा लहराता, मिट्टी सा तरल, गतिशील, तात्विक, अपरिभाषित, सर्जक ब्रह्म सा सहज सतत, न हरो न छलो, न बेदखल सपनों से करो उसे, कि बचा है बच्चा अभी। कोमल उत्सुकता पर प्रौढ़ विषम न छोड़ो, न करो खैर,
कल्पना के परवाज, बचा लो हवा को, पानी को दूषण से, मिट्टी को शरण से, बचा लो बच्चे को कि बचा है बच्चा, मनुष्यता का जनक, मुशक्कत से, कुपोषण से, व्यभिचार से, बचा लो बचपन कि हो रहे हैं बच्चे बड़े बड़े होने के लिए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, हमारे लिए पुरानी कहाँ हो गई, तो पुरानी तो आपने एक जो कविता कहीं पर पढ़ी थी तो सुनाई, बहुत अच्छा। इस बीच में हमारे कई मित्र जुड़े हैं। चेतन कालरा जी हमारे यहीं पर इसी सोसाइटी में रहते हैं, वो हमसे जुड़ गए हैं। राजेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो साहित्य में, कविताओं में बहुत रुचि रखते हैं। तो आपका ये कवि शाश्वत रहे, जीवित रहे आपके अंदर। और मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर कोई कविता ना भी लिखता हो, नाटककार हो या कहानीकार, उपन्यासकार हो, लेकिन किस भीतर अंतरंग के किसी कोने में निश्चित रूप से एक कवि छिपा रहता है, एक कवि बैठा होता है जो जो स्रोत होता है आपकी रचनाओं का। चाहे आप कविता के रूप में फिर उस रचना को ना लिखें, एक कहानी के लिए के रूप में लिखें या उपन्यास के रूप में लिखें, लेकिन जब तक कि आपका मन कवि मन नहीं होगा, तब तक, मुझे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप कोई रचना उस तरह से नहीं लिख सकते हैं, चाहे वो कहानी के रूप में हो या उपन्यास के रूप में। खैर, ये तो बहुत अलग बातचीत हो गई। अब आपके नाटकों पर बात करूंगा दिनेश जी। तो नाटकों के क्षेत्र में आपका बहुत कार्य रहा है। मैं थोड़ा सा अभी वर्तमान की बात करता हूं, उसके बाद फिर आपका नाटकों का जो सफर रहा है उस पर करूंगा। तो अभी पिछले दिनों मैंने आपका एक नाटक देखा, गुरुग्राम में ही, भेड़िए। बहुत अच्छा नाटक था, और उसमें आपने समाज में जो कई महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है, उनको आपने अलग अलग दृश्यों के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आलेख आपका था, और साथ में आपने उसमें दिनेश जी अभिनय भी किया था। तो मुझे अभी भी मेरे मन मस्तिष्क पे, मानस पटल पे आपका वो जो आपकी जो भूमिका रही, उसमें मैं तो वर्णन ऐसे नहीं कर सकता हूं जब तक कि आप उसका एक छोटा मोटा संवाद जो आपने उस मंच पर प्रस्तुत किया, क्या बात है। तो लग नहीं रहा था ये दिनेश अग्रवाल है। उस समय आप अपने कैरेक्टर में, अपने किरदार में ऐसे ढल गए थे, तो बहुत पहचाना बहुत मुश्किल होता था। तो सदानंद मिश्र जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, परम मित्र हैं, वो भी जुड़ गए। तो मुझे लग रहा है कि ये उपयुक्त समय है, आप उस नाटक में से एक संवाद जो आपने उस मंच पर प्रस्तुत किया सुनाना चाहेंगे। उसके पहले मैं एक उसका छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं जी सर। कि ये दृश्य 5 है नाटक का, और नाटक में असुरक्षा की जो स्थिति है और जो मन स्थिति लोगों की हो जाती है उसमें, और मीडिया और जो तंत्र है उनका वो एक उपेक्षा भाव, तो इसी तरह की एक स्थिति से गांव में एक परिवार गुजर रहा है जहां भेड़ियों का आतंक है, और पुलिस है काफ़ी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कई दिनों से नहीं है, और वो कोई नहीं पूछ रहा। और उसी में एक भेड़िया आके उनके बच्चे को उठा के ले जाता है। परिवार में 3 लोग हैं, एक बूढ़े हैं व्यक्ति हैं दादाजी, जिसका अभिनय मैंने किया था, और बहू है, और बेटा है, और वो पोता जिसको कि भेड़िया लेके चला जाता है। तो स्थिति ऐसी बनती है कि क्योंकि बेटा कुछ कर नहीं पाता और बेरोजगार है, भूखमरी है, वो नशा जरूर करता है, वो कुछ नहीं कर पाता, उसकी बेबसी है, जिस पर कि उसकी पत्नी और उसके पिताजी दोनों उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ना करते हैं उस समय। तो वो जाके आत्महत्या कर लेता है, और जैसे ही इनको पिताजी को पता चलता है और वो उसको लेके आते हैं, तो वो एक विलाप का एक दृश्य, जिसमें एक डायलॉग है मेरा, मैं उसको कहना चाहूंगा।
सरोज जी, होता कौशिक जी ये है। पूछ रहे नाम क्या है नाटक का? नाटक का नाम है भेड़िए। भेड़िए। जी सुनाइए। ठीक। तो वो जब विलाप कर रहा है तो उसको उसके हाथ में जहर दिखाई देता है, और संजोग से वो जहर वो खुद लेके आया होता है। उसको पता है कि जो हालात हैं उसमें एक दिन पहले वही आत्महत्या करेगा, क्योंकि वो खुद तो खा नहीं पा रहा, लेकिन अपने घर में छोटे बच्चे तक को खाना नहीं दे पा रहा। इस बात का जो अपराध बोध है उसके अंदर, तो उसने जहर रखा हुआ है घर में, और वो उसके बेटे के हाथ लग जाता है। तो वो जहर जैसे ही वो देखता है उसके हाथ में, तब ये डायलॉग बोलता है। गांव का आदमी है, बहराइच जो भोजपुरी बोली जाती है, तो वहां वो आदमी है, तो उसका डायलॉग ये है, ये तो हम ले आए थे, हे भगवान, हे भगवान, हम क्या किए रे, हमारी मौत हम अपने बेटे को दे दी। अरे भगवान, ना ही क्या किए रे, जिनकी नाश कर दिए। वो तुम आ गया, तुम हो गए, अब किस जहान की रहकला छोड़ गए, अब जीना बेकार, अब जीना बेकार है। अरे बेकार, ये जन्म बेकार हो गया हमारा, हमने शादी का। ये बोलते हुए वो गिर जाता है, मर जाता है। तो ये बहुत आखिरी बढ़िया, दृश्य का बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये। अब निश्चित रूप से जो हमारे मित्र जुड़े हैं उनको ये दृश्य और ये जो संवाद है बहुत प्रभावित कर गया। और प्रगति गुप्ता जी लिख रही है गजब का एक्ट, अनिता जी लिख रही है वाह बहुत सुंदर अभिनय। अब बाद में बाकी और शेष कमेंट्स आते रहेंगे, इनको जी। सुनिए। तो भेड़िए में जो आपने समस्या उठाई थी उसमें आपने कई दृश्यों के माध्यम से अलग अलग जो ये असुरक्षा की भावना के पर जो आपने आधारित ये लिखा था, तो आपको लगा कि इसका जो समाज पर नाटक का प्रभाव पड़ना चाहिए या मानसिकता पर, क्या विचार है आपका? कितना एक नाटककार और उसके बाद उस नाटक का अभिनय, उसका मंचन कितना प्रभावित कर सकता है? आपका आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि नाटक की एक बहुत बड़ी भूमिका है लोगों को समस्याओं के प्रति और चरित्रों के प्रति और जीवन स्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। और इससे ज्यादा कुछ हम कविता या नाटक में नहीं करते। अगर हमने वो संवेदना पैदा की है और आपको वो तकलीफ उस व्यक्ति की जिससे आप रूबरू नहीं हैं, उसको आपने महसूस कर लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर उसके बारे में सोचेंगे थोड़ा कि क्या किया जाए। तो इसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी हैं, तो उनकी बेटी चली गई है मुंबई काम करने, और इसी बीच खबर आ रही है कि कलकत्ते में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हो गई। तो इस न्यूज से वो इतना विचलित होते हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी से संपर्क करने की। वो अभी गई है, पहुंची है वहां, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो वो बहुत पूरी रात सो नहीं पाते, बहुत परेशान होते हैं, जबकि शायद उनकी बेटी के साथ कुछ ना हुआ हो। हालांकि एक जगह बस ये पार्टी का एक दृश्य है जिसमें दिखलाया गया है कि वो पार्टी में है, और एक खबर आती है कि पार्टी में कुछ हो गया, दुर्घटना, किसके साथ हुआ, क्या हुआ। लेकिन नाटककार के रूप में मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो किसी एक खास व्यक्ति के साथ हुआ, और नहीं हुआ तो उससे उसके परिवार को बहुत संतुष्ट हो जाना चाहिए। किसी के साथ हुआ तो ये एक बड़ा हमारा कंसर्न होना चाहिए, चाहे आपकी बेटी के साथ ना हुआ, किसी और की बेटी के साथ हुआ। तो ये उसमें कहा गया है कि किसी भी बेटी के साथ हुआ, वो आपकी अपनी बेटी है, और उसके
उसके लिए जो आप कर सकते हैं, आवाज उठाना हो, उसकी अवेयरनेस फैलाना हो, महिलाओं को जागृत करना हो, शिक्षित करना हो, उनको रोजगार में लगाना हो, जो आपकी भूमिका बनती हो आपको करना चाहिए। ये अंतिम दृश्य में भी उसको बताया गया है कि लड़की तुम ही करोगी, तुम ही खुद को बनाओगी, तुम ही बाहर जाओगी, पढ़ोगी, काम करोगी और अपनी रक्षा खुद करोगी। तो ये पूरा संदेश नाटक का है और मुझे लगता है कि शायद हम इस बात को कह पाए। मुझे इस बात की सर, खुशी आपने है। आपने एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया। नीलम प्रभा जी बहुत अच्छी वरिष्ठ साहित्यकार हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे से अंश से काम तो नहीं चलेगा, संतुष्टि नहीं हुई। तो क्या करूं मैं, आप बताऊं। मैं आपसे पुनः आग्रह कर सकता हूं, थोड़ा सा इसी संवाद को थोड़ा सा और आगे मैं पहले कोई से ही शुरू। जी, मैं कोई और संवाद बोल देता हूँ इसी और दृश्य संवाद का। देख लीजिए। जी जी हाँ, जी। तो जब ये नाटक शुरू होता है, दृश्य शुरू होता है, तो रात का समय है, भेड़ियों का आतंक चारों तरफ है, पुलिस बहुत ज्यादा फैली हुई है और लोगों का आना जाना मुश्किल है। खाना खाना उगाने के लिए या काम के लिए जाना भी बहुत मुश्किल है। उसमें ये जो बूढ़े बाबा हैं किसी तरह हिम्मत करके बाहर घूम रहे हैं कि कुछ मिल जाए। तो वो पत्रकार मिल जाते हैं दो, और वो उसको पकड़ के लाते हैं और मीडिया का जो अपना रोल होता है, टीआरपी, उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। तो उनसे पूछताछ होती है कि कहाँ घूम रहे थे, तो वो कहते हैं कि अरे हम कहाँ घूमेंगे, हमारा तो घर ही नहीं हुआ है ना। हम तो गए थे थोड़ा खाना पीना के जुगाड़ में, मगर सब जगह तो पुलिस पुलिस है, क्या करें बाबूजी। फिर वो पूछते हैं कि आपका परिवार है, तो परिवार का परिचय होता है। तो वो कहते हैं कि ये ऐसा जो देख रहे हैं ना आज, ऐसा हमने पूरा जिंदगी में नहीं देखा। हम तो तब भी देखे थे जब वो गांव ससुराली गए थे। कितना साल हुआ, अपना मेहरारू को लेने गए थे, मायके गई थी, और तो बाबूजी हमेशा के लिए चली गई। अब तो यही 300 है, बेटा बहू और पोता। तो पूछता है कि भाई क्या हुआ वहां, आप गए थे ससुराल, बता रहे थे कुछ, आप कुछ और बोलने लग गए, तो आप बताइए ठीक से कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि अरे भोरे भोरे कोहराम मच गया पूरा गांव में। बड़का लोग दूगो लड़की के का बतावे बाबू। अरे आप तो जन्मे करते हैं, तो पौध बैठाना तो अब न बना है, तब तो सब महिलाएं लोग जो है वो गांव गांव में खेतवे में जाती थी अंधेरे में। फिर कहता है कि ये तो डिवेट कर गया, फिर अपनी बात तो पूरी बताई नहीं इन्होंने, हुआ क्या। तो पूछता है फिर हुआ क्या। अरे सवेरे सवेरे दूगो लड़कियों के खेतवे से अगवा कर रहे लोग, एकदम गांव में सन्नाटा। किसकी मजाल की पुलिस के पास चले जाएं। सब कहे बाबूजी लोग तो अपने छोड़ देंगे, मुझे सवेरे सवेरे जब कोई सपोर पे खाना तो देखते कि पेड़ पे लुल्लू की लाश टुकड़े मार के पेड़ में पे लटका देना है। फिर क्या हुआ, अरे होना क्या था, इतना अफराध पुलिस आई कि गांव तो छानिया बन गया। सौ से खोमचा तमाशा वाला लग गया, मेला लग गया है। जानते हैं ये मगरुआ जो बेटा है हमारा, इतना बड़ा हो गया ना, 22 साल का है, वो तो अब एकदम बुतरू होता था। तो उसको कंधा को उठा के अब पूरा मेला घूमे रहे। तो फिर वो अपना खींचता है उसको कि मुख्य बात बताइए हुआ क्या, अपराधी पकड़े गए क्या। तो ना, अपराधी पकड़े जाएंगे, भेड़िया तो पकड़ाता नहीं है, अपराधी पकड़े जाएंगे। क्या बात। वो भी बड़का जात का। तो यही है, तो और इस तरह वो भेड़िया चलता को है। आपने एक सिंबॉलिक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में बहुत अच्छी तरह से उसको वहां पर आपने प्रस्तुत किया था, बहुत बढ़िया। तो नाटक आपका बहुत ही अच्छा रहा, और कोशिश करिए इनके इस नाटक के और शोज आप करें, ताकि जी जो
जो संदेश, जो मैसेज आपने सोशल मैसेज देना चाहा इस नाटक के माध्यम से, वो और भी लोगों में जाए, जनता में जाए, और इस तरह के नाटक मुझे लग रहा है कि लोग देखने को जरूर अवश्य आएंगे। लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है कि नाटक को हम प्रोफेशनली उस तरह से डेवलप नहीं कर पाए। क्या कारण है आपका? क्या अनुभव रहा है शुरू से? देखिए, शुरू से जब से मैं नाटक कर रहा हूँ स्कूल के दिनों से, तभी से ये स्थिति है। और हमारे यहाँ उत्तर भारत में उस तरह से नाटक नहीं होते जैसे बंगाल और महाराष्ट्र या कर्नाटक महाराष्ट्र। या केरल बाकी जी जगहों जी। पे होते हैं। उनका साहित्य भी उस तरह से समृद्ध है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उनके यहाँ नाटक से बहुत अर्थोपार्जन हो पाता होगा। तो शायद कभी भी ये स्थिति नहीं थी। पहले भी जब सिनेमा नहीं आया था तब भी नाटकों की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण नाटक क्यों नहीं पनप पाते आजकल, कि हमारे स्कूलों ने बहुत उपेक्षा की है नाटक की, रंगमंच की। हम्म। अगर हमारे स्कूल में ही इसको एक मुख्य विषय के रूप में रखा जाता और इसको एक दोयम दर्जे की चीज नहीं माना जाता, क्योंकि नाटक को पता नहीं क्यों हमारे शिक्षाविदों ने उस तरह नहीं समझा कि ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा का माध्यम है, जिसमें आप चरित्र ही चरित्र बताते हैं, भाषा बताते हैं, स्पीच कैसे देना है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, सब चीजें आप सिखाते हैं। आप एक सहानुभूति करना, समानुभूति जो बोलते हैं, इम्पैथी, तो वो सब चीजें हमारे जीवन में इसीलिए नहीं है, लैकिंग करती हैं। हम सिर्फ रोजगार के पीछे भागते रहते हैं क्योंकि हमने इन सब ऐसी विधाओं को महत्व नहीं दिया। तो अगर हम दें और लोगों को यह महसूस हो कि एक महत्वपूर्ण विधा है, तो बहुत लोग, वही बच्चे बड़े होकर नाटक देखने भी आएंगे और नाटक करेंगे भी। और ये तो मैं नहीं कहता कि कितना भी नाटक सफल हो तो वो हमारे फिल्मों के माध्यम या ओटीटी के माध्यम से कभी भी compete कर पाएगा। लेकिन मैं ये बहुत गंभीरता से मानता हूं कि जो काम नाटक कर सकता है, जो संवाद स्थापित कर सकता है अपने दर्शकों से, वो सिनेमा नहीं कर सकता। सिनेमा मनोरंजन के लिए है मेरे हिसाब से, और नाटक जो है वो संवाद कायम करने के लिए है। क्या बात है! क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से आप ऑडियंस के सामने हैं, और आप मंच पर सफल रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन है आपका ऑडियंस के साथ। तो ये चीजें आपको अनुभव होती है वहां पर। तो निश्चित रूप से नाटक का प्रभाव, आपने सही कहा कि सिनेमा मनोरंजन के लिए है, लेकिन नाटक संवाद के लिए है, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए है, जिसको हम कहते हैं ना कि फेस टू फेस, आमने सामने वाली बात है, जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, जहां पर कोई दूरी नहीं है। दर्शक नीचे बैठे हैं और आप ऊपर मंच पर उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन सरोजिनी कौशिक जी ने अच्छी बात कही है, जब मैंने इस प्रश्न पर आपसे बातचीत शुरू की, कि कलकत्ता में नाटक बहुत होते रहते हैं। निश्चित रूप से, जैसे कि अग्रवाल जी ने भी कहा कि कलकत्ता में या मराठी नाटक बहुत संपन्न है, बहुत अच्छे होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट आजीविका का है दिनेश जी। जो बच्चे सुबह से शाम तक रिहर्सल में व्यस्त हो जाते हैं, और जो ये मानकर चलते हैं कि हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या किसी नाट्य विद्यालय से शिक्षा प्रशिक्षण लिया है, उसके बाद थोड़ा सा रोजी रोटी का भी साधन बने, उस रूप में हम रंगमंच को, मैं विशेष रूप से कहूँगा, नाटक तो लिखने वाले लिखेंगे, लेकिन रंगमंच को हम उस तरह से विकसित नहीं कर पाए। उसको हम समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दिलवा पाए। ये एक कमी है। तो आपको बहुत साधुवाद उस नाटक के लिए भी। मैंने देखा आपका वो वीडियो, बहुत अच्छा रहा, और अभी बहुत गुंजाइश है उसको और डेवलप करने की। और उसमें अब देखते रहिए जितने जितने शो उसके होते रहेंगे,
आप देखेंगे उसमें और निखार आता रहेगा, और अलग अलग आप उसको देखेंगे कि अलग अलग उसमें ऐसे पक्ष निकल आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि यहाँ पर ये पक्ष भी और ऐड करना चाहिए, इसमें आना चाहिए, तो आगे आगे जाके नाटक बहुत अच्छा बनेगा। और आपका एक उपन्यास है जो सिंधु घाटी सभ्यता की गाथा पर अंग्रेजी उपन्यास आधारित है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या बैकग्राउंड है उसका, पृष्ठभूमि क्या है उसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के अनुभव में लेके जाना, और खासकर जो यंग एडल्ट हैं, ये उनको ध्यान में रख के लिखा गया था कि हम लोग जो है वो इतिहास पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी वो आंकड़ों में ही हम इतिहास पढ़ते हैं। हम कभी उनके बिखरे टुकड़ों को जोड़ के संपूर्ण कहानी नहीं महसूस कर पाते, देख नहीं पाते। तो मकसद यही था कि हमारी सभ्यता की शुरुआत ही वहां से हुई, और बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता थी। करीब 1000 शहर थे सिंधु के दोनों तरफ। तो वो किस तरह से जीते थे, कैसे उनका विकास हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उनका ह्रास क्यों और कैसे हुआ। जिसमें दो चीजें मैंने मुख्य रूप से उपन्यास में कहने की कोशिश की है। एक तो ये कि आपने प्रकृति की बहुत उपेक्षा की, आपने इसका दोहन किया, और जिसकी वजह से सरस्वती नदी ने अपना रास्ता मोड़ दिया और पानी की किल्लत हो गई और उनको विस्थापित होना पड़ा। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। और जब संसाधन कम हो जाते हैं आपके पास, तो जिनके पास है संसाधन वो आपके ऊपर दबदबा बनाते हैं, वो आपका शोषण करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं फिर वहां आके खड़ी हो जाती हैं, और तब जो बची खुची सभ्यता रहती है वो नष्ट हो जाती है। तो मैंने इन दो बिंदुओं को लेके इस उपन्यास की रचना की है। एक अनुभव तो है। अंग्रेजी में ही क्यों लिखने की आवश्यकता महसूस हुई आपको? इसलिए कि क्योंकि मैं यंग एडल्ट कह रहा हूं, तो हमारा यंग एडल्ट आज आमतौर पे हिंदी पढ़ने वाला शायद नहीं है, बहुत कम है। हम लोग, हमारे बच्चे हों या हम जिनको जानते हैं, उनमें मेरे ख्याल से शहरों में रहने वाले, अब तो गांव में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो गए हैं, और एक वो शान की बात समझी जाती है अंग्रेजी में पढ़ना, तो वो हिंदी को छूते नहीं। और मुझे तो बात कहनी थी और उनको चाहता था कि मैं इसको पढ़ें, और मेरी थोड़ी गति थी और कुछ अभिव्यक्ति की, मैं इसी में काम भी लिखता भी था, काम भी करता था, तो मुझे लगा कि शायद ये एक अच्छा भाषा माध्यम मेरे लिए है लिखने के लिए, तो मैंने लिखा उसमें। तो क्या रिस्पॉन्स रहा आपका, जिस मकसद से आपने लिखा था कि यंग जनरेशन तक आपका नाटक पहुंचना चाहिए, तो एक नहीं, राइटर के रूप में आपको क्या लगा? हमें बहुत उस तरह से नहीं पहुंच पाया। उसके रिव्यूज हुए, बहुत सारे सुझाव आए, और एक बड़ी जो चीज थी उसमें वो थी भाषा को लेकर, और लोगों को ये लगा कि बहुत क्लिष्ट भाषा लिखी गई है। कुछ और भी सुझाव थे। तो मैंने उस उपन्यास को फिर से भाषा को सरल करते हुए और परिस्थितियों को भी और रोचक बनाते हुए मैंने पूरा उपन्यास फिर से लिखा है। और उसका जो दूसरा संस्करण है वो बहुत ही परिष्कृत रूप में, मुझे उम्मीद है कि अब शीघ्र आ पाएगा। तो शायद तब हम कोशिश करेंगे कि ऐसी संभावना नहीं है कि आप उसका हिंदी अनुवाद भी अब प्रकाशित करवाएं? जी, मैंने हिंदी अनुवाद किया है उसका। लेकिन उपन्यास बहुत समय मांगता है, बहुत सारे उसके, मतलब मैंने शायद 10-15 ड्राफ्ट तो किए होंगे एक ही उपन्यास के, और मुझे अभी भी गुंजाइश लगती है कि कुछ और नया उसमें जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो जिस दिन मुझे ये संतुष्टि हो जाएगी, शायद 6 महीने में, तो मैं हिंदी वाले उसके संस्करण को भी चाहूंगा कि वो प्रकाश में आ जाए। आपके जीवन के अन्य पक्षों पर भी हम बातचीत जारी रखेंगे, इसी बहाने, यानी कविता के बहाने एक और कविता हो जाए। कविताएं बहुत अच्छी है आपकी।
एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगा। जी सर। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरानी कविता है कि नई कविता है, लेकिन मेरा बच्चा तो बहुत छोटा था, तो तब मैंने ये कविता लिखी। कविता का शीर्षक है नन्हा मेरा। हम्म। अकड़ कर ठुमक कर जब चलता है नन्हा मेरा, उछलकर दीदी की करता घुड़सवारी, फिरकी सरीखा घूम जाता, घर गुंजाता, भरता किलकारी, चुक चुक करता, लहराता, बैठक से चौके, चौके से कमरे, झट चढ़कर कहीं से कहीं भी उतरता, छेड़ देता माँ को या गले से मेरे आ लटकता। 2.5 साल का मेरा नन्हा तुतला कर कहता, आप कितने पारे हो पापा, मम्मा भी कितनी पारी है ना पापा, और दीदी भी, और मैं भी कितना पारा हूं ना पापा। होती है सुबह जब नन्हे के होठों पर मुस्कुराती तुतलाती, कहती गुड मॉर्निंग पापा, और रातें गुड नाइट कर शरारती चुलबुली चुलचुलियों सोती हैं। बस एक ही ख्याल मंडराता है, किस नाम पते ठिकाने पर सुख ढूंढने जाऊं, बेफिक्री की खरगोशी ऊष्मा जो दामन में बैठी है उसे छोड़कर। अरे क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी। और आपका, आपकी प्रस्तुति भी बहुत गजब की रही। तो सरोज जी, कौशिक जी ने बहुत विस्तार से एक टिप्पणी लिखी है, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। मेरा जी निवेदन है आपसे, बाद में जब कार्यक्रम के अंत में ये इस कार्यक्रम का वीडियो फेसबुक पर उपलब्ध रहेगा, तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स को आप अपना जवाब दे दीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा। सर। तो अभी इस समय आप क्या विशेष लेखन चल रहा है आपका? किसी विशेष नाटक पर काम कर रहे हैं, या जैसे कि आपका उपन्यास भी एक इस समय रचना प्रक्रिया में है? जी मेरी थोड़ी मैं अपने मतलब अपनी मूल जो मेरी आदत है, शायद वो बुरी भी हो अच्छी भी हो, मुझे पता नहीं, मैं उसमें ऐसा मैंने ढाला है अपने आप को कि मैं एक बार में एक काम नहीं कर पाता। मेरी कम से कम तीन तीन किताबें खुली होती हैं जिनको मैं बारी बारी से पढ़ता हूँ, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसी मनोदशा में चला जाता हूँ जहां मैंने उसको छोड़ी, जो किताब छोड़ी थी। लिखने के साथ भी यही है। तो अच्छा इस अच्छा। समय मेरा उपन्यास है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत उसमें संशोधन चल रहा है, शायद 1-1.5 साल हो गए, और मुझे लगता है कि अब उसको खत्म करने का समय आ गया है। एक वो मैं कर रहा हूँ, दूसरा मैंने एक नाटक और लिखा है, और थोड़ा व्यंग्यात्मक है और हास्य है उसमें, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे जैसे, उन लोगों की समस्या पर है, वृद्धाश्रम पर। लेकिन वो क्या बहुत बात। लाइट लाइट उसमें लिखा है। शीर्षक है 55 में बचपन। तो आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप कैसे बचपन का जीवन जी रहे हैं, इसको दिखाने की कोशिश उसमें हुई है। लिखा गया है पूरा नाटक, लेकिन अब उसको एक सिलसिला देना है मुझे। तो ये 2 चीज़ें हैं, और कुछ और चीज़ें भी हैं, कहानियाँ भी पड़ी हुई हैं अधूरी। तो जब नाटकों में सक्रिय हो जाता हूँ तो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। अब मैं इनमें लगूंगा तो शायद 1-2 महीने में मैं इन सब चीज़ों को पूरा कर पाऊंगा। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जी क्या क्या आपके और आपकी रुचियां हैं? मुझे पता चला है भ्रमण आप बहुत पसंद करते हैं, उसके शौकीन हैं जी आप। जी जी, बहुत बहुत। अब तो अकेला हूँ, तो अकेला चलो, मैं अकेला भी निकल जाता हूँ। जब अकेला नहीं था, लेकिन हमारे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, सेटल हो गए हैं, और वो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं कि कहीं किसी डेस्टिनेशन में हम मिल लें। क्या बात तो है। अभी मैं वियतनाम, हम लोग गए तो हम लोग 6 लोग थे परिवार के। तो बड़ा अच्छा वो मौका था, वियतनाम चले गए, उसके पहले हम इंडोनेशिया चले गए, बाली गए, फिर थाईलैंड गए, हम फिर स्विट्जरलैंड भी गए। बेटा जापान में रहता है, वो वहां से चला आया, हम यहाँ से चले गए। तो ये हमारे भ्रमण का रहा है। तो घूमते रहते हैं, और हिंदुस्तान में भी बहुत जगहों पर, अ, दक्षिण भारत में, केरल हम लोग गए, साथ ही गए।
मैं वहाँ पहुंचा और बेटा मेरा बाहर से आ गया। गोवा में मेरी बिटिया है, वो आ गई, बेटा आ गया, हम लोग मिल गए वहाँ। तो उसमें जो भ्रमण में जो है वो जीवन का मुझे एक दर्शन दिखाई देता है। क्या बात है। क्योंकि जीवन जो है, जीवन सिर्फ कोई गंतव्य है ही नहीं जीवन में। आप कहाँ पहुंचेंगे, किस भागदौड़ में लगे हैं, पहुंचेंगे कहीं नहीं। आप चलते रहो बस, नई नई जगहों को छूते हुए आगे बढ़ जाओ। तो वो आनंद है उसमें घूमने का। क्या बात और है, करते बहुत रहता बढ़िया, हूँ। बहुत सुंदर। लेकिन भ्रमण में तो आप कई चीजों के साथ, कई मतलब उनके साथ तो वातावरण में आप प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करते हैं, तो निश्चित रूप से जी 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 जीवन के उसमें असर तो पड़ता ही है, प्रभाव तो पड़ता बिल्कुल ही है। बिल्कुल और लेखन बिल्कुल। के लिए भी काफी पर्याप्त मात्रा में सामग्री भी मिलती है। संगीत के प्रति भी आपकी रुचि है काफी। संगीत में थोड़ा सा, मैं शायद ईश्वर ने मुझे संगीत के प्रति प्यार तो दिया, मोहब्बत तो दी, लेकिन सलाहियत नहीं दी, प्रतिभा नहीं दी। तो जी मैं जी। संगीत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन बहुत प्यारा है मुझे संगीत और गाने और इस तरह की चीजें, मैं सुनता बहुत हूँ। क्या बात है। तो अंत में जो आपके युवा कलाकार हैं, युवा जी नाटककार या युवा अभिनेता है, उनको किस तरह से, अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि संदेश वगैरह नहीं, आप उनको कैसे हम्म, मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको आप तसल्ली देंगे कि भैया ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कला का, इसमें आना जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम्म, नाटक को, अभिनय को और इस विधा को आगे बढ़ाने में और समाज में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी आवश्यकता है। तो जी। उसमें उनको किस तरह से आप देखिए, 2 आज शब्द जो कहना चाहेंगे? वर्तमान स्थिति है, मैं ये कहूँगा कि एक सैलाब है युवाओं का, जो रंगमंच के लिए, रंगमंच से जुड़ता है। मैंने लिए कहना चाहा लेकिन रोक लिया अपने आप को। रंगमंच के लिए नहीं आता रंगमंच में, वो आता है रंगमंच को एक पायदान बनाकर ओटीटी और सिनेमा और सीरियल में जाने के लिए। हुँ। जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप थिएटर करते हैं तो आपको वो सारी ट्रेनिंग मिल जाती है जिससे आप आगे जाकर आप सिनेमा भी कर सकते हैं। लेकिन वो मेरा संदेश नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप थिएटर में आके और कुछ और अपेक्षा करें, क्योंकि थिएटर ही आपको बहुत कुछ दे सकता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप को ढूंढने में जो थिएटर मदद करता है, अपने आप को समझने में, अपने जीवन और आसपास को समझने में, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और विधा है कि जो आपको मदद करती है। तो बड़े उतार चढ़ाव है जीवन में, बहुत तरह की तकलीफें हैं। लेकिन अगर आप उन सब चीज को एक एक भूमिका मान लें, आप बहुत कष्ट में हैं, आप उसको भूमिका मान लें, तो आप उस कष्ट से निकल जाते हैं बहुत आराम से, उससे तटस्थ तटस्थ हो जाते हैं। ये चीज आपको थिएटर सिखाता है। तो थिएटर आपका चरित्र भी बनाता है, आपका व्यक्तित्व भी बनाता है। और आपको आपके दिल में कोई बात है तो वो कहने के लिए एक माध्यम देता है, लोगों क्या से बात है। जुड़ने से बात करने के लिए। तो मैं इसलिए जरूर कहूंगा, जैसे अभी प्रसन्ना जी आए हुए थे और दिल्ली यहाँ भी आए थे गुड़गांव में, और अपनी किताब वो बेच रहे हैं चारों तरफ, है ना, एक्टिंग एंड बियॉन्ड, है ना, एंड इंडियन मेथड इन एक्टिंग, ये दो किताबें उनकी जो हैं आजकल। तो प्रसन्ना जी अपने अनुभव के बारे में कहते हैं कि मैं मुंबई में जाके आराम नगर में रुका और मैंने देखा कि हजारों लड़के ऐसे हैं जो थिएटर के लिए साल 2 साल से पड़े हुए हैं, वहाँ थिएटर नहीं मिल रहा है हुँ, उनको, सॉरी, हुँ, हुँ, फिल्म के लिए, हुँ, हुँ। सिनेमा के लिए थिएटर करके आए हैं। तो उनके साथ मैंने थिएटर किया और मैंने ये कोशिश की कि उनको मोटिवेट करें कि भाई सब लोग थिएटर या सिनेमा में नहीं जाते, ये जरूरी नहीं है, आप थिएटर में आइए और काम कीजिए। लोगों ने किया। क्या बात है। तो यही संदेश है कि भाई आप थिएटर को बहुत गंभीरता से लीजिए, ये आपको बहुत कुछ देगा। क्या देगा, किस तरह देगा, वो आपको खुद ढूंढना है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको आर्थिक उपार्जन होगा या आपको भावनात्मक उपार्जन होगा, वो आपको तलाशना है।
संभावनाएं बहुत है, थिएटर के अंदर बहुत बहुत तरह की संभावनाएं हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ हम कार्यक्रम के समापन पर पहुंच चुके हैं। अब दिनेश जी जो मित्र इस बीच में लगातार 1 घंटा 5 मिनट हमारे साथ जुड़े रहे और उनके कमेंट्स आते रहे, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? आभार। बहुत आज के समय में अगर इतने आकर्षण जीवन के हैं जिनको छोड़ के आप हमारी बात सुनने आते हैं, तो मैं आपको नमन करता हूं कि अभी हमारे बीच ऐसे लोग और उनके अंदर ऐसी भावनाएं और विचार हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आप हैं तो हमें बहुत खुशी की बात है। आप ऐसे ही बने रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। आप भी सक्रिय रहिए, आप सब रचनाकार हैं, मैं जानता हूँ, तो अपने रचनात्मक जीवन में सफल बनिए, यही मेरा आपसे मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप हमारे मंच के साथ जुड़े, आपने कविताएं सुनाई, आपने अपने नाटकीय अनुभव का हमारे साथ साझा किया सब कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा कि आपने 1-2 अभिनय करते हुए जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर इसे प्रस्तुत किए, उससे बहुत ही प्रभावित हुए हमारे मित्र भी। मैं पुनः दिनेश अग्रवाल जी आपका शुक्रिया करता हूँ, आप आके हमारे इस मंच पर। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, आज के हमारे अतिथि थे श्री दिनेश अग्रवाल, सुपरिचित कवि, साहित्यकार, नाट्यकर्मी और अभिनेता। कविता के बहाने आज के इस कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर, और इस बीच में जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, मैं पुनः उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतना समय हमारे साथ बिताया और पुनः हम एक और शख्सियत के साथ इस मंच पर हाजिर होंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।